अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से पहले हमने इफ स्टेटमेंट्स के बारे में बात की कि इफ एल्स क्या होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इफ एल्स के बाद जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे, नेस्टेड इफ को। इफ एल्स हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम नेस्टेड इफ को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे अभी तक हमने इफ की प्रैक्टिस नहीं की। बेसिकली अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि मैं सिर्फ अभी आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। प्रैक्टिस की तरफ हम तब जाएंगे जब हम ये सारी स्लाइड्स कंप्लीट कर लेंगे। जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं सारी कंडीशनल स्टेटमेंट से, इसको कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे अपनी एग्जांपल्स की तरफ। यानी डेव के ऊपर हम काम करेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे स्टार्ट से। जो हमने स्लाइड्स में एक एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, उसको हम किसकी मदद से एक्सप्लेन करेंगे? फिर डेव की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। लेकिन सबसे पहले हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को हम डेव के ऊपर स्टडी करेंगे अच्छे से। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पार्ट 3, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स बेसिकली होता क्या है? हमने ये बात की अभी तक कि पहले हमारे पास इफ होता है, इफ की कंडीशन चलती है। इफ की कंडीशन जब जैसे ही चलती है, अगर इफ की कंडीशन फॉर एग्जांपल ट्रू है तो इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ की कंडीशन क्या है? हमारे पास फॉल्स है, तो हम किसकी तरफ मूव करते हैं? एल्स की तरफ। ठीक है। लेकिन ये तो हमारे पास एक सिंपल कंडीशन है कि मतलब अगर इफ है, इफ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? एल्स चलेगा। लेकिन मैं इसके अंदर ही कुछ फर्दर कंडीशंस चेक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चीज करनी पड़ेगी वो देख लेते हैं। उसके अंदर मुझे ये चीज देखना पड़ेगा, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ इफ, ठीक है, इसके बाद मेरी कंडीशन क्या चलेगी? इफ की। इसके अंदर ही अगर मैं एक और इफ चला दूं, फॉर एग्जांपल ऐसे इफ, तो ये मेरा पास जो बन चुका है, ये मेरे पास बन चुका है नेस्टेड इफ, कि इफ के अंदर इफ। ये आप देखें यहाँ पे, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। इफ के अंदर इफ आ रहा है, ये मेरे पास क्या बन चुका है अब? नेस्टेड इफ। इसके अंदर जरूरी नहीं है एक इफ आए, मैं इसके अंदर एक और इफ भी डाल सकता हूँ। मैं मतलब मल्टीपल इफ भी इसके अंदर डाल के अपनी जो मल्टीपल कंडीशंस है उनको चेक कर सकता हूँ। इसका मतलब होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इटसेल्फ मीनिंग होता है टू, मतलब टू या टू से ज्यादा, मतलब एक या एक से ज्यादा कंडीशन जिसके अंदर मैं डाल सकता हूँ एक साथ, जिसको हम नेस्टेड कहते हैं। कि पहले ये वाला इफ चेक हो, फिर नेक्स्ट वाला इफ चेक हो, उसके बाद जो इसके अंदर इफ है वो चेक हो। मतलब ये इस तरह चलता जाएगा ऐसे, मतलब जितने इफ अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी मजीद स्टडी करेंगे। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली नेस्टेड इफ। ओके, अब यहाँ पे उसने कहा हुआ है हमें कि वी कैन हैव टू और मोर इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड ईच अदर टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। इसमें एग्जैक्टली उसने वही बात की है कि हमारे पास एक इफ के अंदर अगर एक और कोई इफ की स्टेटमेंट है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। These are called nested if statements. Okay? अच्छा, उसके बाद हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं यूज इंडेंटेशन टू रिफ्लेक्ट नेस्टिंग एंड एड रीडेबिलिटी। टिपिकली इंडेंट 3 to 4 स्पेसेस और 1 टैब। अगेन ये वही बात आ गई है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी आपको कि स्पेसेस मस्ट दिया करें, जिसकी वजह से आपको ये फायदा होगा, ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको उसको पढ़ने में आसानी होगी उस कोड को। या अगर आप अपना कोड किसी को दे रहे हैं तो उसको भी इजीली समझने में आसानी, बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है उसको समझने के लिए। तो ये इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी कोडिंग के अंदर, हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। उसके बाद वो कहता है नीड टू टेक केयर व्हेन मैचिंग अप ब्रैकेट्स। जब हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं तो हमने ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है कि हमारी ब्रैकेट्स आगे पीछे ना हो जाएं। अगर एक भी ब्रैकेट अगर हमारी आगे पीछे हो जाए या मिसप्लेस हो जाए तो हमारा पूरा कोड खराब हो सकता है। वो ये नहीं कि सिंटैक्स एरर देगा, लेकिन अगेन मैंने आपको याद होगा अपनी एरर्स जो हम अपने जो बनाई थी वीडियो उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, तो उसके अंदर हमारे पास यही इशू आ रहा था कि अगर हम कोई जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेक्स एरर होते हैं, कुछ लॉजिकल एरर होते हैं, कुछ रन टाइम एरर होते हैं, तो कुछ ऐसे एरर्स भी हमने स्टडी किए थे। कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनको हमें अगर फाइंड आउट करना हो तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें उसको मतलब फाइंड आउट अगर करना है तो हमें उसके लिए पूरा प्रोग्राम रीड करना पड़ेगा। हमें कंपाइलर नहीं बताएगा कि आप फलां जगह पे आपका एरर है। ठीक है, अगर कंपाइलर हमें बताए वो तो सिंटैक्स एरर होता है, लेकिन अगर कंपाइलर नहीं बताता तो वो हमारे पास सिंटैक्स एरर नहीं होता। तो ये ब्रैकेट्स कुछ ऐसी ही हैं कि अगर हमारे पास ब्रैकेट्स कुछ मिसप्लेस हो जाएं या अगर हम सही से उसको मैचअप ना करें तो वो हमें क्या देगा? ऐसा एरर देगा जिसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा प्रोग्राम दोबारा से रीड करना पड़ेगा।
तो वो यही यहाँ पे लाइन कह रहा है, दिस वे यू कैन डेसिफर द नेस्टेड ऑफ कंडीशंस। जो ये वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे, इसका मतलब है समझना। ठीक है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं उसको आपने अच्छे से यूज करना है ताकि आप नेस्टेड जो कंडीशंस है हमारे पास उसको क्या कर सको, समझ सको। इस वर्ड का मतलब है समझना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेस्टेड इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स। अच्छा, यही चीज मैं ऊपर आपको बना के दिखा चुका हूँ, अगेन यहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो हमने पहले स्टडी किया कि इफ की एक स्टेटमेंट जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ये चलेगी, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन 1। इफ के अंदर एक और इफ जिसके अंदर क्या आ जाएगी, लॉजिकल एक्सप्रेशन 2। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ये जो हमारे पास बॉडी होगी सेकंड इफ की बॉडी, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 आर ट्रू। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन 1 है और जो लॉजिकल एक्सप्रेशन 2 है, अगर ये दोनों हमारे पास ट्रू होंगी तब हमारे पास ये वाली इफ की कंडीशन चलेगी। एल्स के अंदर वो क्या कह रहा है, अब ये जो एल्स है ये इस इफ का पार्ट नहीं है, ये इफ के अंदर एल्स आ रहा है, ये इस इफ का पार्ट है एल्स। इस एल्स का इस इफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस एल्स के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन 1 ट्रू एंड एक्सप्रेशन 2 फॉल्स। इस बात का क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन 2 मेरे पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो एक्सप्रेशन 1 तो मेरे पास ट्रू होगी ना, तो ये इफ का एल्स ये चलेगा। ये एल्स इस इफ का है कि अगर एक्सप्रेशन 2 नहीं चलती तो एक्सप्रेशन 1 तो चलेगी, तो यहाँ पे एल्स आ जाएगा। और ये एल्स इस एक्सप्रेशन 2 का है। और अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन 1 का अगर हमें एल्स चाहिए तो वो ये रहा। इसका अंदाजा आप कैसे लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स। कंपाइलर तो इजीली लगा लेगा, लेकिन अगर आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स आप आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे, वो देखें। इस इफ की ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस इफ की ब्रैकेट यहाँ पे एंड हो रही है। अब इस इफ के बीच में ये एक इफ आ रहा है, इसकी ब्रैकेट ये रही, और इस इफ का एल्स ये आ रहा है, इसकी ब्रैकेट ये रही। तो यहाँ से क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि ये एल्स इस इफ का है, और यहाँ पे जब ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो नेक्स्ट एल्स स्टार्ट हो रहा है, वो लॉजिकल एक्सप्रेशन 1 का एल्स होगा हमारे पास। तो ये इजीली विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स आप मतलब इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। एल्स के अंदर आ जाएगा स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन 1 फॉल्स। क्या एक्सप्रेशन अगर 1 भी फॉल्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास किसको एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, सिंपल नेस्टेड इफ एग्जांपल। अब हमारे पास एक एग्जांपल आ गई, हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ चीजें हमें सपोज करनी पड़ेंगी कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि सी इन ए और बी। ए और बी कोई वेरिएबल्स है हमारे पास, वो हम किससे ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। ए आप कोई भी वैल्यू दे दो, फॉर एग्जांपल आप कह दो ए है हमारे पास 4 और बी है हमारे पास फॉर एग्जांपल 7। अब यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रही है कि ए इज लेस देन बी, मतलब 4 इज लेस देन 7 विच इज ट्रू। जैसे ये ट्रू होगी तो हमारे पास क्या सी आउट हो जाए, ए इज स्मॉलर देन बी। उसके बाद वो मुझे क्या कहता है, इफ ए, अब ये नेस्टेड इफ है, ये इफ का ताल्लुक इस इफ से है, पहले ये इफ चलेगा उसके बाद ये इस इफ के ऊपर आ जाएगा। अगर ये इफ ट्रू है, ये अब ट्रू है हमारे पास, तो हमारे पास नेक्स्ट इफ चलेगा। इस इफ के अंदर वो क्या कह रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। तो देखा जाए तो ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू है कि 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड 7 इज ग्रेटर देन 0, बीच में एंड ऑपरेटर आ रहा है। और इस ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ट्रू। और सी आउट क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव। तो हमारे पास ये सी आउट हो जाएगा और ये वाली एल्स की स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो हमारे पास एल्स नहीं चलेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है सी आउट ए और बी और बोथ आर नेगेटिव। तो हमारे पास ये एल्स की कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि हमारे पास इफ की कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो बेसिकली इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, पहले हमारे पास फर्स्ट वाला इफ चेक होगा, अगर वो ट्रू है तो हमारे पास वो इफ की बॉडी के अंदर आएगा, देन जो इफ की बॉडी के अंदर हमारे पास इफ की कंडीशन लगी हुई है वो चेक होगी। अगर वो ट्रू है तो वो प्रिंट हो जाएगी, अगर वो नहीं ट्रू तो हम किसकी तरफ मूव करेंगे, एल्स की तरफ मूव करेंगे। अगर ये एल्स भी नहीं ट्रू तो मतलब फिर उसके बाद मतलब अगर नहीं ट्रू ये सब कुछ, फिर हम इफ से बाहर आ जाएंगे।
कि जो हमारे पास एल्स होगा, जो फर्स्ट वाले इफ का एल्स होगा, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, अगली नेस्टेड इफ एग्जांपल। इसका क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पे देखें इसकी ब्रैकेट्स को, ये आप देखें इसकी ब्रैकेट्स को, बिल्कुल जंबल हुई हुई है, आपको नहीं पता चल रहा ये ब्रैकेट किस कहाँ पे यूज हो रही है, ये ब्रैकेट किधर स्टार्ट हो रही है, किधर एंड हो रही है। तो ये जो सारी ब्रैकेट्स हैं ये आपको क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने क्या यहाँ पे लिखा है, अगली नेस्टेड इफ एग्जांपल। इसी एग्जांपल को अगर हम साफ करके देखना चाहें, मतलब कि हमें ये क्लियर नजर आए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज हार्ड टू सी व्हाट कंडीशन द एल्स कोड गोज विद, कि इसके अंदर हमें समझने में मुश्किल आ रही है कि हम इसको कैसे समझें। उसी एग्जांपल को मैंने क्या किया है, नीचे नीट करके लिखा है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स प्रिटी नेस्टेड इफ एग्जांपल, कि इसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स से वाज़ेह हो रहा है कि इफ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इफ कहाँ पे एंड हो रहा है, एल्स कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और एल्स कहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसकी मदद से हमने इस एग्जांपल को अपना प्रिटी बना लिया, मतलब साफ सुथरा और क्लियर बना चुके हैं हम। ये होता है हमारे पास इंडेंटेशन का फायदा, जो हमारे पास स्पेसेस होती हैं। अब देखें यहाँ पे कितनी ज्यादा स्पेसेस है, लेकिन इस स्पेसेस से हमें ये फायदा हो रहा है कि हम इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कोड को, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। अच्छा, तो ये जो सारी एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, साथ साथ इसको हम डेव पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इन एग्जांपल्स के अलावा हम और भी एग्जांपल्स को डेव पे देखेंगे, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा क्लियर हो सके। ये जस्ट आपको सिर्फ कंसेप्ट देना है स्लाइड्स के थ्रू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, बूलियन वेरिएबल्स। बूलियन वेरिएबल्स आपको याद होगा, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, अगेन मैं वही बात करूंगा, 1 और 0 की बात करूंगा, कि हमारे पास जो 1 है उसका मतलब क्या होता है, ट्रू, और जो मेरे पास 0 होता है उसका मतलब होता है फॉल्स। तो ये होते हैं हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स, या बूलियन एक्सप्रेशन कह लें आप। ठीक है, उसके बाद वो मुझे क्या कह रहा है आपके, इन C++ वी कैन स्टोर ट्रू फॉल्स वैल्यूज इन बूलियन वेरिएबल्स, कि हमारे पास देखें जो बूलियन हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली या तो ट्रू और फॉल्स होती हैं, या तो 1 और 0 होती हैं। वो हमारे पास किसके अंदर स्टोर होंगी, बूलियन वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, हमें जो वेरिएबल बनाना पड़ेगा वो अपना बूल बनाना पड़ेगा। जिस तरह हम अगर कोई इंटीजर चाहिए, कोई स्ट्रिंग चाहिए या कोई कैरेक्टर चाहिए, तो उसके स्टार्ट में हम एक कीवर्ड यूज करते हैं। इंटीजर के लिए इंट यूज करते हैं हम, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग ही यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए कैर यूज करते हैं। इसी तरह हम बूलियन के लिए क्या यूज करते हैं, अपने कीवर्ड को बूल। बूल स्टैंड्स फॉर बूलियन। उसके आगे जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल। वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उसने कुछ वेरिएबल दिए हुए हैं जिसके थ्रू उसने हमें समझाने की कोशिश की है कि बूल डन इज इक्वल टू ट्रू, बूल क्विट इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब एक समझाने की कोशिश उसने हमें की है कि इस वेरिएबल को हमने ट्रू असाइन कर दिया है, इस दूसरे वेरिएबल को हमने फॉल्स असाइन कर दिया है। द कांस्टेंट्स ट्रू एंड फॉल्स कैन बी यूज्ड टू इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ये हमें क्लियर हो रहा है ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ बूलियन वेरिएबल्स। उसके बाद वो क्या कह रहा है, बूलियन एक्सप्रेशंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स, कि हम इन वेरिएबल्स को भी बूलियन के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। कि बूल पॉजिटिव इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि हमारे पास जो अगर ए है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, तो वो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी आप फॉर एग्जांपल इसको एज अ 1 एग्जांपल ले लो, तो हमारे पास क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन विच इज 1, और 1 क्या होता है हमारे पास, ट्रू। इसी तरह अगर हम बूल नेगेटिव ले लें, b लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यूज को आप एज अ फॉल्स कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वजह से उसने हमें कहा है कि बूलियन एक्सप्रेशंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, अच्छा ये कुछ टेस्ट है, इनको हम टेस्ट कर लेते हैं कि इनको हमने कैसे स्टडी करना है। Boolean variables and true false constants can also be used in logical expressions। अब ये जो हमारे पास Boolean variables हैं, true false constants हैं, इनको हम logical expressions के अंदर कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम वो टेस्ट करने वाले हैं। हमने ऊपर ये कहा कि done is equal to true है and quit is equal to false है। अब उसी को लेके यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे क्या हम चेक करेंगे, ये true है या false है। डन को हमने किसके इक्वल किया था, ट्रू के, और डबल इक्वल हमारे पास क्या ऑपरेटर होता है, चेकिंग ऑपरेटर। तो ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्रू। यहाँ पे सॉल्व कंडीशंस उन्होंने हमें दी हुई हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको टेस्ट करें और समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो कहता है क्विट, क्विट हमारे पास क्या है, फॉल्स। फॉल्स इज नॉट इक्वल टू ट्रू, ये भी कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू। ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। उसके बाद वो कहता है डन डबल इक्वल टू क्विट। डन हमारे पास क्या है,
ट्रू है, डबल इक्वल टू क्विट, क्विट हमारे पास क्या है, फॉल्स, मतलब ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है हमारे पास, तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास, फॉल्स। उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रू डबल इक्वल टू पॉजिटिव, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि देखें ट्रू इटसेल्फ जो हमारे पास कांस्टेंट है डबल इक्वल टू पॉजिटिव के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मैंने ऊपर मेंशन किया कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास पॉजिटिव है वो हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। उसके बाद मेरे पास है वो कहता है कि a इज लेस देन b और इक्वल इक्वल टू फॉल्स। अब ये कैसे हमें पता चलेगा, ये देखते हैं। मेरे पास b इज लेस देन 0 है मेरे पास, और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है हमारे पास, मतलब इसका क्या मतलब है कि जो b है मेरे पास वो 0 से छोटा है, और जो a है मेरे पास वो 0 से बड़ा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि b जो मेरे पास है वो क्या है, 0 से छोटा, और जो a है मेरे पास वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो इसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि a इज लेस देन b, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि देखिए a ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और b लेस देन 0 है, तो ऐसा पॉसिबल है कि a इज लेस देन b हो, नो विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जब ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो वो डबल इक्वल इक्वल टू हमारे पास क्या कह रहा है, फॉल्स, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है नेगेटिव इज फॉल्स, नेगेटिव तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास फॉल्स है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। इसके बाद मेरे पास आ जाते हैं बूलियन वेरिएबल्स। इंटरनली C++ स्टोर्स बूलियन वेरिएबल्स एज इंटीजर्स। ये बात मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको कि 0 को हम फॉल्स कहते हैं, 1 को हम ट्रू कहते हैं। एनी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 इज ऑल्सो कंसिडर ट्रू, कि ऐसी कोई वैल्यू जो नॉट इक्वल टू 1 है इज ऑल्सो कंसिडर ट्रू, कि कोई भी वैल्यू जो 1 है, जिस तरह हमने कहा ऊपर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वो वैल्यू मतलब 1 से कितनी भी बड़ी हो सकती है, 1 2 3, तो उस सारों को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, ट्रू कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद वो हमें क्या कहता है, इट इज कंसिडर्ड बैड प्रोग्रामिंग स्टाइल टू यूज इंटीजर्स इंस्टेड ऑफ ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बूल गुड इज इक्वल टू 0, बूल बैड इज इक्वल टू 1, बूल अगली इज इक्वल टू a, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बैड स्टाइल्स हैं, बैड प्रोग्रामिंग स्टाइल। 0 और 1 ठीक है, हम कहते हैं कि वो बूलियन हमारे पास ऑन और ऑफ स्टेट जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बूलियन के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर हमें स्पेशली ट्रू और फॉल्स का वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमें ज्यादा मतलब एक स्पेसिफिक एक आइडेंटिफाई करके हमें चीज बताता है। 0 और 1 भी आप यूज कर सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ट्रू और फॉल्स का यूज करना ज्यादा बेहतर रहता है कंपेटेबल 1 और 0 के। उसके बाद वो मुझे क्या कहता है, बूलियन वेरिएबल्स इंटीजर्स आर यूज्ड व्हेन राइटिंग बूलियन वैल्यूज, सी आउट गुड विल प्रिंट 0, सी आउट बैड विल प्रिंट 1, सी आउट अगली विल प्रिंट आल्सो प्रिंट 1। कि वो कह रहा है कि यहाँ पे इंटीजर्स आर यूज्ड व्हेन राइटिंग बूलियन वैल्यूज, जब हमें बूलियन वैल्यूज लिखनी हो तो हम वहाँ पे इंटीजर्स यूज कर सकते हैं, वहाँ पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वैसे भी हमें कोई रिस्ट्रिक्शन खास नहीं है 0 और 1 पे। Integers are also used when reading Boolean values. Seen good, entering 0 sets good variable to false, entering any value greater than equal to 0 sets good variable to true, entering value less than 0 also sets good variable to true. तो ये कुछ हमारे पास उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है प्राइम नंबर एग्जांपल की। ये बहुत मजे की और बहुत इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल है हमारे पास।
जिसको हम डेव पे मल्टीपल तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर एक महदूद लिमिट में यहाँ पे समझाया हुआ है, मैंने इसको मजीद समझाऊंगा मैं किसके ऊपर, डेव के ऊपर। इसका एक और जो मेरे पास लॉजिक है, एक और बेस्ट पैटर्न है, वो आपको मैं डेव के ऊपर समझाऊंगा। ओके, प्राइम नंबर एग्जांपल, हाउ कैन वी टेस्ट अ नंबर टू सी इफ इट इज प्राइम, वी आर गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज बिटवीन 1 to 100। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट दी हुई है कि 1 से 100 के दरमियान हमने चेक करना है। जो मैं डेव के ऊपर आपको प्रोग्राम करवाऊंगा उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होगी, एक डायनेमिक प्रोग्राम होगा। डायनेमिक से क्या मतलब होता है कि कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये प्राइम है या नहीं, ठीक है, तो उसको हम डेव के ऊपर चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि जो या तो अपने आप पे डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो नंबर हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। उसके अलावा जो भी नंबर होते हैं वो हमारे पास प्राइम नहीं होते। We need to see if it has any factors besides 1 and itself। वही बात जो मैंने अभी की कि हमने इसके फैक्टर्स चेक करने हैं कि 1 से डिवाइड होता हो और itself यानी कि अपने आप से डिवाइड होता हो। We need some nested if statements। Test if input number is between 1 to 100। So if so, then test if 2, 3, 5, 7 are factors of input number। Then print out prime or not prime। यहाँ पे वो बात क्या कर रहा है कि जो हमारे पास 2, 3, 5, 7 है वो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अगर आप नोट करें तो जो 1 से 10 तक होते हैं। अब इन प्राइम नंबर्स को वो कह रहा है आप यूज करते हुए जितने भी 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर निकालो। किसको, इन 2, 3, 5, 7 इन नंबर्स को यूज करते हुए इनको चेक करो कि जो हमारे पास इनपुट नंबर है उनके फैक्टर हैं या नहीं। तो उसकी मदद से आप क्या आइडेंटिफाई कर लो कि ये प्राइम है या प्राइम नहीं है। तो आइए चेक करते हैं प्राइम नंबर एग्जांपल। चेक फॉर प्राइम नंबर्स यूजिंग अ फैक्टरिंग अप्रोच। हम कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main local variable declarations, read input parameters, check input is valid, check if number is prime, print output। जो उसने हमें कुछ कमेंट्स के अंदर कुछ बातें बता दी कि सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके बाद यूजर से इनपुट लो, उसके बाद आप ये चेक करो कि इनपुट वैलिड है या नहीं, उसके बाद आप ये कंडीशन चेक करो कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, उसके बाद क्या कर लो, अपनी आउटपुट को प्रिंट कर लो, डिस्प्ले करवा लो। For the first version of program, we just write comments in the main program to explain our approach। यहाँ पे comments के थ्रू वो जो हमारी approach है, जो हमारी logic है, हमने उसको explain करने की कोशिश की है। Okay। Prime number example। Check for prime numbers using a factoring approach। Include IOStream using namespace std int main। सबसे पहले उसने कहा था लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करो, इंट नंबर इज इक्वल टू 0। एक नंबर हमने डिक्लेयर कर लिया, नंबर इज इक्वल टू 0। 0 ना भी करें तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 0 के इक्वल लेना ही लेना है। अगर आप कोई भी नंबर ऐसे ही सिर्फ एक इंट नंबर ले लो, अगर आप सिर्फ उसको सी आउट करा के चेक करो तो आपको 0 ही प्रिंट करवाएगा वो। तो आप 0 से इनिशियलाइज करो या ना करो, वो इटसेल्फ 0 ही के इक्वल होता है। उसके बाद हमने एक प्राइम ले लिया बूलियन, जिसको हमने किसके इक्वल कर दिया है, ट्रू के। अब ये ट्रू के इक्वल क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि जब हम कंडीशन चेक करें, अगर वो कंडीशन मीट करे तो क्या हो जाए, प्राइम फॉल्स के इक्वल हम वो कर दें उसको, तो ये कंडीशन यहाँ पे लगेगी। For the second version of program, we initialize variables and read the input value from user। Read input parameters, see out enter a number between 1 to 100, see in number। अब हम यूजर से क्या लेंगे, नंबर लेंगे। प्राइम नंबर एग्जांपल, सी आउट इंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 100, सी इन नंबर। अब नंबर लेने के बाद उसको हम क्या चेक करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे और उसको चेक करेंगे। इफ नंबर इज लेस देन 1 एंड नंबर इज ग्रेटर देन 100, क्योंकि हमने लिमिट दी हुई है 1 से लेके 100 तक, तो यहाँ पे सी आउट क्या हो जाए, एरर, नंबर इज आउट ऑफ रेंज, कि हमारे पास जो नंबर है वो हमारी रेंज से बाहर है। फॉर द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोग्राम वी एड कोड टू वेरीफाई द रेंज ऑफ इनपुट वैल्यू। इसके अंदर एल्स हमने क्या कर दिया, चेक इफ नंबर इज प्राइम, प्रिंट आउटपुट। ओके, अच्छा, इसके बाद जो हमने किया है वो देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो बात कर रहे थे कि अब हम चेक करेंगे कि चेक इफ नंबर इज प्राइम, प्रिंट आउटपुट। एल्स के अंदर ये सारी कंडीशन जाएगी। एल्स के अंदर अब हम क्या चेक करेंगे, इफ नंबर इज इक्वल टू 1। अब हमने प्राइम को किसके इक्वल किया था, ट्रू के। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइम किसके इक्वल हो गया, फॉल्स के। अगर वो कह रहा है कि नंबर जो हमने एंटर किया है वो 1 एंटर किया है, तो प्राइम क्या हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, फॉल्स के, क्योंकि 1 जो हमारे पास होता है वो प्राइम नंबर ही होता है।
उसके बाद वो कह रहा है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 2 है एंड नंबर इज, अगर हमने आगे मॉड्यूल का सिंबल लगाया कि वो 2 से डिवाइड भी होता है, वो किसके इक्वल हो जाए, प्राइम फॉल्स के इक्वल हो जाए। इसी तरह मतलब जो हमने, क्योंकि जो हमने कंडीशंस हमने ऊपर बात की थी कि हम 2, 3, 5 और 7 इसके थ्रू हम चेक करेंगे, और 1 भी बीच में ही आ जाता है इसके, कि हम इसको चेक करेंगे कि नंबर इससे बड़ा हो और इसी से डिवाइड होता हो, तो हमारे पास जो प्राइम है वो फॉल्स के इक्वल हो जाए। इससे हमारे पास जो प्राइम है वो फॉल्स के इक्वल हो जाए जो हमारे पास ट्रू था, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। वो अब हमें कह रहा है इफ प्राइम, यहाँ पे अब प्राइम हमारे पास क्या चेक कर रहा है, कंडीशन चेक करेगा ट्रू या फॉल्स। सी आउट नंबर इज प्राइम, एल्स सी आउट नंबर इज नॉट प्राइम। इन द फाइनल वर्जन वी फिनिश द प्राइम नंबर कैलकुलेशन एंड प्रिंट द आउटपुट। तो यहाँ से आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि प्राइम नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ। इसकी एक और लॉजिक है जिसके थ्रू हम इस प्रोग्राम को अपने डायनेमिक बना सकते हैं, वो आपको मैं डेव के ऊपर समझाऊंगा। प्राइम नंबर एग्जांपल, हाउ शुड वी टेस्ट द प्राइम नंबर प्रोग्राम। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो मैंने एक्सप्लेन की है, इसको 1 by 1 रीड भी कर लेते हैं। टेस्ट द रेंज चेकिंग कोड बाय एंटरिंग वैल्यूज ऑन द बॉर्डर ऑफ द इनपुट रेंज। एग्जांपल 0, 1, 2, 99, 100, 101। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने जो मतलब लिमिट दी हुई है 1 से 100 के बीच, आप वो कंडीशन बेशक चेक कर लो। उसके बाद वो क्या कहता है कि टेस्ट प्रोग्राम विद सेवरल वैल्यूज वी नो आर प्राइम, कि जो हमें पता है जो नंबर प्राइम होते हैं उनके थ्रू आप क्या कर लो, पहले एक दफा टेस्ट कर लो प्रोग्राम को। उसके बाद वो क्या कह रहा है, टेस्ट प्रोग्राम विद सेवरल वैल्यूज वी नो आर नॉट प्राइम। फिर उन वैल्यूज से भी आप टेस्ट कर लो जिन नंबर पे आपको पूरा मतलब यकीन है कि वो प्राइम नहीं है। फॉर एग्जांपल 12, 6, 9, इस तरह के नंबर जो आपको पता है कि वो प्राइम नहीं है। To be really compulsive, we could test all values between 1 to 100 and compare to non-prime numbers. इसका मतलब ये है कि फिर एट द एंड आप मतलब मिक्सअप वैल्यूज करके कोई भी वैल्यू आप टेस्ट करके चेक करो कि वो प्राइम है या नहीं। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे उसने मेंशन की हुई हैं जो मैं ऊपर एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। What is wrong with this program? It only works for inputs between 1 to 100. It will not scale up easily if we extend this input range. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही ड्रॉबैक है जो मैंने ऊपर बात की आपसे कि इसकी रेंज दी हुई है मैंने 1 से 100। तो इस रेंज को कैसे खत्म करना है, इसको डायनेमिक कैसे बनाना है, वो आपको मैं डेव में बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर एक बड़े मजे की लॉजिक है जो आपको मैं वहां पे बताऊंगा, क्योंकि उस लॉजिक को समझने के लिए हमारे पास डेव का होना जरूरी है। यहाँ पे मैंने इसलिए वो लॉजिक एक्सप्लेन नहीं की ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक इनपुट की जो रेंज है वो एक महदूद कर दी, एक लिमिट कर दी उसकी। इस लिमिट को हम कहाँ खत्म करेंगे, डेव में जाके। तो आप मेरे उस वीडियो का वेट कीजिएगा। तो हमारा आज का लेक्चर भी खत्म हो चुका है तकरीबन, सिर्फ इसकी समरी हम देख लेते हैं। In this section we showed how if statements and if else statements can be nested inside each other to create more complex paths to a program. We also showed how proper indenting is important to read and understand programs with nested if statements. We have seen how Boolean variables can be used to store true false values in a program. Finally, we used an incremental approach to create a program for checking the vectors of input numbers to see if they are prime or not. तो ये कुछ हमारे की पॉइंट्स थे जो आज हमने क्या किए, स्टडी किए नेस्टेड इफ के अंदर। अगेन मैं बात यही कहूंगा कि हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे किसके अंदर, डेव के अंदर। ये जस्ट स्लाइड्स हैं, सिर्फ ओवरव्यू देना ताकि आपको पता हो इफ के अंदर क्या होता है, एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, नेस्टेड के अंदर क्या करते हैं। अब जो हमारी आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे स्विच, क्योंकि हमने सारी कंडीशंस डिस्कस कर ली हैं सिवाय स्विच के। तो हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट्स हैं उनको हम आने वाली वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारे पास जो ये स्लाइड्स हैं ये खत्म हो, देन हम डेव के ऊपर आके अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि डेव के ऊपर इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं जो हमें चेक करनी है ताकि हमारी लॉजिक बिल्डअप हो। लेकिन लॉजिक से पहले मैं हमेशा बात करता हूँ कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्लाइड्स के थ्रू जस्ट कंसेप्ट दे रहा हूँ। लॉजिक के लिए हम डेव के ऊपर बाद में मूव करेंगे, पहले आप अपने कंसेप्ट पक्के करें, खुद कुछ प्रैक्टिस करें, खुद से कुछ भी एग्जांपल्स बनाएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करें
ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देन हम मूव करेंगे डेव के ऊपर और उसके ऊपर इसकी एग्जांपल्स मजीद देखेंगे। इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपने कुछ भी नेट से नहीं करना। नेट से आपने एग्जांपल तक कोई नहीं देखनी इसकी। आपके माइंड में जो एग्जांपल आती है आप वो देखो, ठीक है, मतलब उसको खुद करने की ट्राई करो। आपके माइंड में कुछ भी कंडीशन आती है ना, आपके माइंड इतनी कंडीशंस बताएं कि आपने मार्केट जाना है, शॉपिंग मॉल जाना है, या ग्रोसरी की शॉप पे जाना है, या कहीं भी जाना है, आप उसकी मतलब कंडीशन अपने माइंड में ना, अपने माइंड में उस कंडीशन को लेकर आओ और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो अपने हिसाब से। लेकिन नेट से कुछ नहीं देखना आपने, अपने अपने हिसाब से करना है। बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं जो आपको मैं डेफ पे करवाऊंगा। जब मैं वो एग्जांपल्स करवा लूँ उसके बाद आप बेशक नेट से भी कुछ देखना चाहो तो बेशक देख सकते हो, लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ अपनी एफर्ट को देखना है और अपनी एफर्ट को आगे लेके चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।